ओपेक ने प्लस ने कल डिमांड एस्टीमेट्स घटाए हैं, और डिमांड एस्टीमेट्स इतने नहीं घटाए जितना क्रूड ऑयल ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया। 2.11 मिलियन बैरल पर डे से घटाकर 2.03 मिलियन बैरल पर डे की डिमांड में ग्रोथ उनको दिखती है। डिमांड है, ग्रोथ भी है, लेकिन ग्रोथ थोड़ी उन्होंने कम कर दी है। सर, क्रूड ऑयल 70 के नीचे पहुंच गया है, ब्रेंट और WTI दोनों, और 66 पर आ गया एक तो। सर कैसे देखें इसको? इस तरह से देखें कि इंडियन इकोनॉमी के लिए फ़ायदा है, या इसको इस तरह से देखें कि ग्लोबल मंदी आ रही है तो ये एक नुकसान है? आई थिंक दोनों देखने चाहिए। तो इंडिया के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि क्रूड ऑयल गिर रहा है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आई मीन इंपोर्ट है क्रूड, जहां जिसकी वजह से वी आर फेसिंग दिस करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर क्रूड का रेट गिरता है तो इंडियन कंपनीज विल बेनिफिट, या फिर इवेंचुअली अगर HPBP IOC प्राइस पास ऑन करती है, देन इंडियन कंज्यूमर विल बेनिफिट, इन्फ्लेशन के लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अगर क्रूड गिरता है तो पूरा लॉजिस्टिक कॉस्ट गिर जाता है। So there's a definite benefit for crude coming out. But हाँ, एक और चीज देखनी चाहिए कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थोड़े कम हो रहे, so that means there is a chance of a recession, और अगर नॉट रिसेशन बट स्लो डाउन इन ग्रोथ, और स्लो डाउन जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो जो लॉफ्टी वैल्यूएशंस हम लोग ने प्रोजेक्ट किए हुए हैं कि ये सब होगा और उसके वजह से हमारे कंपनीज इतने प्रॉफिटेबल होंगे, so that valuation, so those targets will not get achieved। और मैंने एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉल ऑल्सो एंड थ्रू द कॉल मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि ये सब मार्केट में क्या हुआ है कि ऑल द पॉजिटिव्स हैव बीन फैक्टर्ड इन, द नेगेटिव्स हैव नॉट। तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। तो इवन दो क्रूड इज कमिंग डाउन इज अ वेरी बिग पॉजिटिव, अगर ग्रोथ नहीं आती है ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी में, देन markets can correct significantly, even though it's a very big positive for India, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन है। सो दे आर टू सेपरेट पॉइंट्स, दोनों देखने चाहिए। एक इंडिया के बेनिफिट के लिए, दूसरा मार्केट के रिस्क रिवॉर्ड के लिए। जी। तो सर, जो क्रूड ऑयल से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, जो क्रूड ऑयल को एज एन कंज्यूमर डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं, लाइक पेंट इंडस्ट्री है, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ है, टायर कंपनीज में यूज़ होता है, कार्बन ब्लैक में यूज़ होता है। तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक हो गया, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, यूफ्लेक्स, ईस्टर, पॉलीप्लेक्स। सर, इनमें से कोई पर्टिकुलर काउंटर आपके माइंड में आते कि चलो ये ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, या वैल्यूएशन कम्फर्ट भी है? तो वैल्यूएशन कंफर्ट तो बहुत जगह पे नहीं है। अभी लेट्स टॉक अबाउट ईच इंडस्ट्री जो आपने बात की। So, पहले एग्जैक्टली। पेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो पेंट इंडस्ट्री में डेफिनेट बेनिफिट आती है, क्योंकि वो जो केमिकल्स यूज करते हैं विच इज क्रूड डिराइव, उनकी कॉस्ट थोड़ी कम होगी। बट पेंट इंडस्ट्री में एक अभी फिलहाल दूसरा प्रॉब्लम जो है, नॉट अ प्रॉब्लम बट कंपटीशन बढ़ रहा है। JSW भी compete कर रहे हैं, ग्रासिम भी आ गए हैं। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, जो भी बेनिफिट आते हैं वो प्राइस कट उनको कंज्यूमर को देना पड़ेगा। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्जिन बेनिफिट आए, एंड वॉल्यूम ग्रोथ इज गोइंग टू मोर और लेस बी द सेम व्हाट इट इज। ऐसा नहीं है कि थोड़ा पेंट का रेट गिर जाता है तो सब लोग इंडिया में आके बोलेंगे चलो मैं अपना घर पेंट कर लेता हूँ। सो आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी चेंज इन द वॉल्यूम्स। margin pressure, margin में I don't expect any major benefit. So no major reason why I should go out and buy anything in the paint industry at the moment. अगर आप 2 years 3 years का व्यू रखते हैं कि ग्रोथ आएगा, then yes you can make some investments. Grasim is an interesting play, but it's not a pure paint play. It has other businesses, और but वो भी काफी रन अप हुआ है। तो I would wait for corrections, Asian Paints, Grasim, any of those companies. अगर आप टायर इंडस्ट्री की बात करें, so टायर इंडस्ट्री में a big chunk of the sales and volumes get comes from the original equipment manufacturer. Original equipment manufacturer यानी कि डायरेक्ट जो गाड़ी बनाते हैं। तो if any cut has to happen, if अगर उनके प्राइस घटते हैं तो most of these OEMs will ask for the price benefit to come back to them. So वहां पे margin expansion नहीं रहेगा। Then it comes to secondary market sales. अगर टायर इंडस्ट्री में secondary market में वो लोग प्राइस नहीं घटाते तो that margin can come to them, and that business is growing. So relatively वो business पे मेरे हिसाब से थोड़ा profitability बढ़ सकता है। So that is something interesting. But अगर आप देखें जो कंपनीज है, अपोलो टायर, MRF, सिएट, जेके टायर्स, उनमें से चारों में से अगर देखें तो जेके टायर्स के वैल्यूएशन शायद सबसे कम है, उनका मार्केट शेयर भी सबसे कम है, और वो ग्रोथ अग्रेसिव कर रहे हैं। तो दे में कट प्राइसेस, ट्राई टू कैप्चर मोर मार्केट शेयर। सो दैट इज वन स्टॉक जो हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऑफ कोर्स थोड़ा रैली हो चुका है, बट
again, corrections are good. Uh, Apollo Tyre में we believe correction needs to be much sharper. MRF तो अपने valuations पे ही चलते रहते हैं. Difficult for a fundamental analyst to justify a buy of MRF at this price. CAT पे हमारा view नहीं है per se, but JK Tyre is one interesting. But again, overall market में correction expectation है, तो we would say buy on corrections even if you have. बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने बता दिया कि पेंट इंडस्ट्री में क्या करना है आपको, टायर इंडस्ट्री में क्या करना है। सर पैकेजिंग और रह गया था। पैकेजिंग इंडस्ट्री ऑल्सो मोस्ट ऑफ दीज बेनिफिट्स जो आते हैं वो पास ऑन हो ही जाते हैं. सो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हु यू वर्क विद दे ऑल नो कि आपका मार्जिन क्या होना चाहिए. अगर आप देखते हैं तो जब भी क्रूड का रेट बढ़ता भी है और उनके कॉस्ट बढ़ते हैं, आई डोंट थिंक कि उनके मार्जिन उतने नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं. मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज पास थ्रू काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल है, बी टू बी बिजनेस मॉडल्स है, और बी टू बी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके मार्जिन रिलेटिवली फिक्स होते हैं. तो जब प्राइस थोड़ा बढ़ता है, if they have to maintain a 12% margin, तो 100 rupees पे 12% is 12 rupees, पर 120 पे 12% maybe 12 rupees and 40 पैसा. तो वो 40 पैसा बढ़ता है. अगर रेट गिरता है तो उनके एक्चुअली 12% अगर मार्जिन रिटेन करने, तो एक्चुअल नंबर में कम डाउन. सो इट माइट बी अ स्लाइट नेगेटिव, बट अगर ईच कंपनी का देखना चाहिए कि उनको what industry they're catering to and how much pricing power they have versus the competitive, I mean उनके सब जो डिमांड जो करते हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं. तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सब ज्यादा पास ऑन ही रहते हैं. तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मेजर चेंज बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइस चेंज. सर एक और सेक्टर रह गया था जो हम मेंशन नहीं कर पाए। एटीएफ की कीमतों का कुछ फ़ायदा एविएशन कंपनीज को मिल पाएगा क्या? तो मिलना तो चाहिए. आई डोंट थिंक उनका नेगेटिव इम्पैक्ट है. अगर आप देखें तो बारिंग स्पाइस जेट जो थोड़ा डिफिकल्टी में, इंडिगो इज डूइंग वेल, एयर इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी हैव इंप्रूव कंपेयर टू लास्ट ईयर. तो आई डोंट थिंक दैट इज द मेजर ड्राइवर फॉर वेदर प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी कि नहीं, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल अगर बढ़ता है तो दे पास ऑन दैट टू द कस्टमर, अगर घटता है तो दे आल्सो हैव टू पास ऑन टू सम एक्सटेंट, क्योंकि कंपेटिटिव नेचर है मार्केट का. इंडिगो में एक बेनिफिट है कि उनके पास इतने लैंडिंग स्लॉट्स है, उनके एयरलाइंस है, दे कुड प्रोबेबली की स्लाइट मार्जिन उनको रख के उनका प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं. बट नेट आई थिंक इवेंचुअली एवरीवन पासेस ऑन और गेट्स बैक. उतना मेजर इम्पैक्ट नहीं आता है. बट अगर पॉजिटिव है, यस, इंडिगो कैन बेनिफिट.